फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन एजुकेशन डैश इज यूज्ड टू मेक इन्फेरेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब शिक्षा के अंदर किसको इस्तेमाल किया जाता है अनुमान लगाने के लिए? लर्निंग मतलब कि अधिगम और विकास के बारे में अनुमान लगाने के लिए शिक्षा में किसका इस्तेमाल किया जाता है? इवैल्यूएशन का, असेसमेंट का, मेजरमेंट का या डायग्नोसिस का? खुद सोचें आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। तो बिल्कुल असेसमेंट इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बात हो रही है अनुमान लगाने की किसके बारे में? लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में। अगर मेजरमेंट के बारे में, ग्रेडिंग के बारे में बात होती तब हम मेजरमेंट और इवैल्यूएशन की बात करते, मतलब क्वांटिटी की अगर बात होती तो। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हुआ। अनुमान लगाने की बात करें लर्निंग और डेवलपमेंट की तो असेसमेंट का इस्तेमाल हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एन असेसमेंट दैट इज कंडक्टेड प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ टीचिंग और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। एक ऐसा आकलन जो आपकी टीचिंग सेशन के स्टार्ट होने से पहले या इंस्ट्रक्शन के स्टार्ट होने से पहले किया जाए, उसको क्या कहेंगे? इनिशियल असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर समेटिव असेसमेंट? तो आंसर क्या होना चाहिए? फिर से सोचें। ऐसा असेसमेंट जो आपकी एक टीचिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले हो, इसको इनिशियल असेसमेंट कहेंगे, जो अराउंड 30 मिनट या बहुत ही कम समय का होता है एक इंस्ट्रक्शन को शुरू करने से पहले। आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज, एन असेसमेंट इज डैश इफ इट कंसिस्टेंटली अचीव्स द सेम रिजल्ट्स विद द सेम और सिमिलर स्टूडेंट्स। एक आकलन बेसिकली क्या है या कैसा आकलन कहलाएगा यदि वो कंसिस्टेंटली बार बार सेम रिजल्ट देता है सेम स्टूडेंट्स पर? वैलिड कहलाएगा, इनवैलिड कहलाएगा, रिलायबल कहलाएगा या अनरिलायबल कहलाएगा? तो बिल्कुल आपका वो दोस्त जो हमेशा आपके काम पढ़ने पर, आपकी जरूरत होने पर आ जाता हो। रिलायबल मतलब कि सेम स्टूडेंट्स के साथ जितनी भी बार आप क्वेश्चन को चेक करेंगे, जितनी भी बार इस टेस्ट को देंगे, सेम रिजल्ट आएंगे। तो रिलायबल मतलब विश्वसनीय है टेस्ट। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। ये कुछ असेसमेंट के क्वेश्चन थे 3-4 जो इंपॉर्टेंट थे लेने, क्योंकि असेसमेंट से एक क्वेश्चन जरूर आता है। असेसमेंट इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट क्या है? जजमेंटल, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड या बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड? तो अगर हम बात करें असेसमेंट की तो असेसमेंट का आंसर होगा प्रोसेस ओरिएंटेड। एक प्रोसेस ओरिएंटेड है जिसको आप सीखने को, लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका आप। तो आकलन क्या है? प्रोसेस ओरिएंटेड है। और अगर इवैल्यूएशन की बात होती तो दोनों आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द सोशल एक्सपेक्टेशन फॉर एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज। भाई सोशल एक्सपेक्टेशन मतलब सामाजिक एक एक्सपेक्टेशन है, आशा है हर एक स्टेज के लिए, जो विकास की हर एक अवस्था है उसमें सोशल एक्सपेक्टेशन क्या कहलाएगी? डेवलपमेंटल ट्यून्स कहलाएगी, डेवलपमेंटल टाइप्स कहलाएगी, डेवलपमेंटल टास्क्स कहलाएगी या डेवलपमेंटल हजार्ड्स कहलाएगी? भाई सोशल एक्सपेक्टेशन एज के हिसाब से डेवलपमेंट की डेवलपमेंटल टास्क कहलाती है। ऐसे टास्क जो अवस्थाओं के हिसाब से विभाजित होते हैं, जैसे भाई 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है तो इतने शब्द बोलना शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा। तो जो अलग अलग टास्क हैं विकास के, वो सोशल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से या स्टेज के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं डेवलपमेंटल टास्क में। हेविंगहर्स्ट ने इसकी बात की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, होवर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस। बेसिकली जो होवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुबुद्धि सिद्धांत है, वो किस चीज पर ज्यादा ध्यान देता है, जोर देता है? जनरल इंटेलिजेंस पर, कॉमन एबिलिटी रिक्वायर्ड इन स्कूल, द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल या कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स? तो होवर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुबुद्धि सिद्धांत है, उसमें 8 बुद्धि के सिद्धांत बताए हैं इन्होंने। काइंस्थेटिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, नेचुरल, इस तरह की कुछ 8 बुद्धि बताई है। इन्होंने कहा है कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग व्यक्ति बुद्धिमान हो सकते हैं, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हुआ। द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल के बारे में इन्होंने बात की है, जो अलग सी कुछ एक यूनिक एबिलिटी हर व्यक्ति में होगी, उसको बुद्धिमान कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच क्लास ऑफ लर्नर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी? इनमें से कौन सी एक क्लास को, कौन से एक सेक्शन को एक्सेप्शनल कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा? स्लो लर्नर्स को, गिफ्टेड, रिटार्डेड लर्नर्स या नॉर्मल? खुद सोचे आंसर क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन है एक्सेप्शनल कैटेगरी में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, तो आंसर होगा यहां पर नॉर्मल। जो नॉर्मल है, जो साधारण है, वो कभी भी एक्सेप्शनल नहीं होगा, वो कभी भी स्पेशल नहीं होगा। तो ध्यान रखें, अगर हम इसकी बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन में कुछ टर्म्स की बात करें, तो एक्सेप्शनल लगा दे या स्पेशल एजुकेशन लगा दे, तो इसमें क्या है बेसिकली, ये डिफरेंटली एबल्ड की तो बात करें तो वो तो एक डिफरेंट चीज हो जाती है। लेकिन एक्सेप्शनल या स्पेशल चाइल्ड का मतलब है स्लो भी हो सकता है, गिफ्टेड भी हो सकता है, रिटार्डेड भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मल जो है 90 से 110 वाला, वो नॉर्मल रहेगा, वो एक्सेप्शनल में नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द क्वेश्चन, will the shy child who never speaks turn into a quite shy adult or will the child become a sociable talkative person?
इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल इशू। मतलब कि एक क्वेश्चन है कि एक बच्चा है जो बचपन में शर्मीला है, जो किसी से बात नहीं करता, शांत रहना पसंद करता है, लेकिन बड़े होकर के एक अडल्ट में कन्वर्ट होगा, एक सामाजिक अडल्ट बनेगा, सोशेबल बनेगा, टॉकेटिव पर्सन बनेगा, या फिर शायर रह जाएगा। ये जो डेवलपमेंटल इशू है, ये जो विकासात्मक एक तरह का चैलेंज है, किससे संबंधित है? मैचुरेशन पर डिपेंड करेगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी पर, कल्चरल यूनिवर्सल्स एंड कल्चरल रिलेटिविज्म पर, या फिर नेचर एंड नर्चर पर। तो बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा क्या आपका? नेचर एंड नर्चर, मतलब कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट पर डिपेंड करेगा। जो बच्चा है वो आगे जाकर के सोशेबल पर्सन बनेगा या क्वाइट ही रह जाएगा। अगर उसको एनवायरमेंट मिलता है जहां पर उसको सोसाइटी में बोलने का मौका दिया जाए, खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए, तो हो सकता है जो बचपन में शायद था वो बड़ा होकर के टॉकेटिव बन जाए, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, जिसको हम नेचर कहते हैं हेरिडिटी को, और नर्चर कहते हैं एनवायरमेंट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, When did NCTE as a statutory body came into existence? तो जो आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, ये अपने आप में एक अलग ऑटोनॉमस बॉडी की तरह कब काम करना शुरू किया इसने? पहले NCERT के अंडर आता था, अलग कब से हुआ? 1995 से, 1973 से, 1971 से, या 2005 से? तो इसका आंसर क्या होगा, खुद सोचें। आंसर होगा यहाँ पर 1995, मतलब 1995 से अलग काम करना शुरू किया, और NCERT के तहत ये 1973 में ही बन गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, गिफ्टेड स्टूडेंट्स मे बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चंस डीलिंग विद। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, विलक्षण बुद्धि छात्र हैं, जिनका जो IQ है मिनिमम 120 प्लस है, तो ये जो विलक्षण बुद्धि छात्र या गिफ्टेड जिनको हम कह रहे हैं, इनको किस तरह के क्वेश्चंस पर टाइम स्पेंड करना चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ डील करना चाहिए, जहां पर रिमेम्बरिंग से संबंधित प्रॉब्लम हो, अंडरस्टैंडिंग से संबंधित, एनालाइजिंग, या फिर क्रिएटिंग। तो अगर हम बात करें ब्लूम की टैक्सोनॉमी की, तो यहां पर क्रिएटिंग जो सिंथेसाइजिंग हाईएस्ट लेवल है, अगर हम बात करें रिवाइज्ड जो आपकी टैक्सोनॉमी है, तो जो गिफ्टेड बच्चा है उसको कुछ क्रिएट करने पर, सिंथेसाइज करने पर जोर देना चाहिए। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ, क्रिएटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर टाइम स्पेंड करेगा गिफ्टेड चाइल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? पुनर्बलन क्या है? बेसिकली आप बढ़ावा देते हैं किसी भी एक्ट को, लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की हम बात करें, नकारात्मक पुनर्बलन की बात करें, तो देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज एनी कॉन्सिक्वेंस वेयर समथिंग प्लेजरेबल इज एडेड। कोई भी कॉन्सिक्वेंस जहां पर भी प्लेजरेबल थिंग को ऐड कर दिया गया हो, या फिर एनी कॉन्सिक्वेंस वेयर समथिंग अनप्लेजेंट इज टेकन अवे, किसी अनप्लेजेंट चीज को हटा लिया गया हो, या फिर कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस जहां पर कुछ प्लेजेंट थिंग को हटा लिया गया हो, या फिर एनी कॉन्सिक्वेंस वेयर समथिंग अनप्लेजरेबल इज एडेड। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? बेसिकली जब आप किसी एक अनप्लेजेंट चीज को हटा लेते हैं एनवायरमेंट से, उसको कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 12, टॉय एज रेफर्स टू। जो टॉय एज है या खिलौना आयु है, वो कौन से एज ग्रुप को कहेंगे? अर्ली चाइल्डहुड को, लेटर चाइल्डहुड को, इन्फेंसी को, या अडल्टहुड को? टॉय एज होती है बेसिकली आपकी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। तो जो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हुआ, 2 to 6 ईयर्स की जो एज है इसको हम कह सकते हैं आफ्टर इन्फेंसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज इज एन अनकंडीशनड स्टिमुलस? इनमें से कौन सा एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है? मतलब कि अनैच्छिक उद्दीपक है जिस पर आपका कंट्रोल ना हो। फूड है, या नेचुरल भी कह सकते हैं इसको, फूड है, लाउड नॉइज है, शॉक है, या ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा स्टिमुलस ऐसा है जिस पर आप प्रतिक्रिया को रोक नहीं सकते, अनकंडीशनड होगा, नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा जिस पर? तो फूड हो, लाउड नॉइज हो जिससे हम डर जाते हैं, चाहे शॉक हो, क्योंकि हमारे अंदर 3 इमोशंस बचपन से हैं, फियर, एंगर और लव, जिसकी बात की है वॉटसन ने, तो ये फॉल तो है ही। तो इसमें बेसिकली ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। सारे के सारे अनकंडीशनड स्टिमुलस हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, अनैच्छिक उद्दीपक हैं जिनसे प्रतिक्रिया आएगी ही आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टर्म इज गिवन टू द फाइंडिंग दैट अ रिस्पॉन्स इज रिड्यूस्ड इफ इट इज नो लॉन्गर स्ट्रेंथन्ड? मतलब कौन से टर्म का आप इस्तेमाल करेंगे यदि आपने पाया कि कोई रिस्पॉन्स खत्म होता जा रहा है, यदि आपने उसको स्ट्रेंथ नहीं किया, उसको रीइंफोर्स नहीं किया, बार बार उसको यूज नहीं किया? एक्सटेंशन कहलाएगा, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहलाएगा, या फिर कंडीशनड रिस्पॉन्स कहलाएगा? तो यहां पर क्या आंसर होगा, खुद सोचें एक सेकंड के लिए। आंसर होगा यहां पर एक्सटिंक्शन, मतलब विलुप्तीकरण हो रहा है। अगर कोई रिस्पॉन्स धीरे धीरे गायब होता जा रहा है किसी एक वजह से जिसमें आप स्ट्रेंथन नहीं कर पा रहे, उसको स्टिमुलस को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे उसके सामने, तो रिस्पॉन्स जो है वो गायब हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये है बेसिकली पैवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरीज एसोसिएटेड विद।
मतलब कि आपको कठिनाई होती है वर्ड्स के सीक्वेंस को, बेसिकली लेटर्स के सीक्वेंस को रिकॉल करने में। मतलब मान लीजिए यहाँ पे वॉर लिखा है, या एक सिंपल उदाहरण लेते हैं, वॉज लिखा है, तो बच्चे को इसका जो सीक्वेंस है कि W पहले था, S पहले था या A पहले था, ये याद करने में जब दिक्कत हो रही है, विजुअल मेमोरी वो 100 याद कर रहा है वॉज को, मतलब उसको विजुअल मेमोरी को रिकॉग्नाइज करने में, रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है? डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, अफेजिया है या ऑटिज्म है? तो बिल्कुल आंसर होगा डिसलेक्सिया। पठन संबंधी विकार है, बच्चों को देखने में दिक्कत हो रही है और रिकॉल नहीं कर पा रहा कैसा पैटर्न था, कौन से लेटर के बाद क्या आता था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। सुपर ईगो स्टेज अकर्स एट द एज ऑफ व्हाट? 1 to 3 years, 3 to 6 years, 6 to 9 years या 9 to 12 years। जो परा अहम है, अगर फ्राइड की थ्योरी की बात करें, साइको सेक्सुअल थ्योरी की, तो इसमें अगर हम बात करें तो कौन सी स्टेज पर सुपर ईगो बच्चे में डेवलप हो जाती है? सुपर ईगो आ जाती है आपका 3 से 6 वर्ष की अवस्था में। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में सुपर ईगो आ जाएगा, और सुपर ईगो काम करता है बेसिकली आपका जो इद है उसको भी कंट्रोल करता है और ईगो को भी बैलेंस में लाता है, या कहें तो सुपर ईगो मॉरलिटी की बात करता है। अगर हम कहें तो ईगो दोनों को बीच में रेफरी का काम करेगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। 3 से 6 वर्ष में इद जो है बचपन से होता है, और जो ईगो है वो आपका 1.5 साल के बाद पनपता है, या कहें तो डेवलप होता है। नंबर 17, व्हाट इज कॉल्ड द टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लव? स्वयं प्रेम की, या कहें तो खुद से ही प्यार करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है? सेल्फ सेंटर्ड टेंडेंसी है, ईगोइस्टिक टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ नार्सिसिज्म है, या टेंडेंसी ऑफ हिप्नोटिज्म है? खुद सोचें, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। सेल्फ लव या खुद के प्रेम में पागल, या कहें तो हम खुद को ही सेंटर में रख के देखते हैं, तो ये टेंडेंसी ऑफ नार्सिसिज्म कहते हैं इसको। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होगी ऐसे लोगों की जो खुद के ही प्रेम में पागल हुए रहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इन मॉरल डेवलपमेंट द प्री कन्वेंशनल स्टेज अकर्स ड्यूरिंग द एज लिमिट ऑफ व्हाट? मतलब जो नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं कोलबर्ग की, जिसमें 3 उन्होंने लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दी हैं, तो इसमें प्री कन्वेंशनल जो फर्स्ट लेवल है जिसकी 2 स्टेजेस हैं, कौन सी एज ग्रुप के लिए है ये प्री कन्वेंशनल लेवल? 2 से 7 वर्ष की अवस्था, 3 से 7 वर्ष की अवस्था, 6 से 12 वर्ष या 5 से 10 वर्ष? तो बिल्कुल ये जो है आपका लेटर चाइल्डहुड पीरियड है, 5 से 10 वर्ष की अवस्था है जो आपका प्री कन्वेंशनल पीरियड है, 5 to 10 years। नंबर 19, एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट? भाई पर्यावरण के कौन से वो कारक हैं जो आपके विकास को शेप देते हैं, इनमें से कौन सा एक कारक नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है। तो ये क्वेश्चन सही से पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन सा एक कारक है जो एनवायरमेंट से संबंधित नहीं है? कल्चर है, फिजिक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, या क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन है? तो आंसर यहां पर क्या होगा? बिल्कुल सिंपल आंसर है, एनवायरमेंट से संबंधित फिजिक नहीं हो सकती, हेरिडिटी से आती है फिजिक। आपकी हाइट, आपके आंखों का कलर, आपके बालों का कलर, ये सब आपकी हेरिडिटी से, आपके अनुवांशिकता से आते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। संस्कृति हो, एजुकेशन की क्वालिटी हो, न्यूट्रिशन की क्वालिटी हो, खाना कैसा मिलेगा, ये सब आपके एनवायरमेंट से आता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट किसके बराबर होता है? हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इमोशन इज ओरिजिनेटेड थ्रू व्हाट? जो आपका इमोशन है, संवेग है, वो कहां से निकलता है, ओरिजिनेट होता है, बनता है? तो हैबिट्स के थ्रू, इंस्टिंक्ट्स के थ्रू, फिजिकल डेवलपमेंट के थ्रू, या फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स के थ्रू? खुद सोचें यहां पर आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो इमोशन है वो ओरिजिनेट होता है इंस्टिंक्ट से, और इंस्टिंक्टिव जो थ्योरी है आपकी एक मैकडूगल की, उसमें 14 टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स की उन्होंने बात की है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ।